समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान पर दोष नहीं मढ़े जाते हैं। लेकिन ईरान पंगे लेने को उतारू है। कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। सुलेमानी की बरसी पर आखिरकार ईरान ने एक नया ऐलान कर ही दिया। जिस चीज का डर था वही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की तरफ से भारत को मिला नए साल का तोहफा, और आखिरकार जिन ड्रोनों की बदौलत आर्मेनिया पर भारी पड़ा तुर्की, और जिसे देखते हुए चीन ने बड़ी संख्या में ड्रोनों के निर्माण का ऑर्डर दे दिया, अब उसी के लिए भारत ने कर दिया है पुख्ता इंतजाम। ऐसा इंतजाम जो कि चीन की सोच के बाहर था। वहीं पहली बार डीआरडीओ की ताकत देखकर इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया जानती है कि 2018 के बाद वाशिंगटन और तेहरान यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता चला गया, जब ट्रंप ने एक तरफा ईरान से किए गए परमाणु समझौते को तोड़ दिया और उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए। फिर मामला तो और बढ़ता चला गया जब 2019 में 2 बार ये दोनों देश लड़ाई और युद्ध के कगार पर पहुंच गए, खास करके सोलेमानी वाली कांड के बाद। और बरसी आने वाली है सोलेमानी की, जो कल ही है, जिसके बाद अमेरिका ने भी एहतियातन B-52 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया। लेकिन आखिरकार ईरान के तरफ से तेवर में कोई कमी नहीं आई, जो आने वाले भीषक विध्वंसक युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। ईरान ने शुक्रवार को चेतावनी दे दी कि कासिम सुलेमानी के हत्यारे दुनिया में कहीं भी हो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि इस्लामी गणतंत्र ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। वहीं ईरान के जुडिशरी चीफ इब्राहिम राइसी ने भी सोलेमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया था, लेकिन वो भी न्याय से बच नहीं पाएंगे। रईस ने तो तेहरान विश्वविद्यालय में एक सभा में ये भी कह दिया कि वे गंभीर बदला लेंगे, और अब तक जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखे जाने चाहिए, वो सिर्फ एक ऐसे शख्स के रूप में देखे जाने चाहिए जिन्होंने इस घटना के लिए आज्ञा दिया था, और उनको कानून से बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहिए। और इस घटना में जिनका भी हाथ है वो इस पृथ्वी में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हालांकि ईरान के ये बढ़ते हुए तेवर यही दिखला रहे हैं कि दोनों देश बड़े युद्ध की तरफ एक दूसरे को ढकेल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत की दोस्ती एक नया रूप ले रही है, और ये कई मौकों पर देखने को भी मिला है, जहां फ्रांस ने साफ साफ ये कह दिया था जब चीन और भारत का तनाव बिल्कुल शुरुआती समय में था कि वह भारत को हर तरह से मदद करेगा, तो वहीं जब मैक्रोन के खिलाफ पूरी इस्लामिक दुनिया खिलाफ आ गई तब भारत ने उसका साथ दिया था। ये चीज़ें दिखलाती है कि भारत और फ्रांस के बीच गठजोड़ काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। और पुराने इतिहास को पलट कर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैक्रोन और पीएम मोदी की ही दोस्ती की वजह से दोनों के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। फ्रांस काफ़ी पहले से भारत का समर्थक रहा है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण करा था तब संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रांस ही वह देश था जो भारत के पक्ष में खड़ा था, और आज भी जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तब फ्रांस उसके साथ खड़ा है। वैसे सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूएनएससी में भारत के परमानेंट मेंबर बनने के राह में अगर कोई रोड़ा है तो वो रोड़ा चीन है, क्योंकि चीन ही इसमें वीटो लगा देता है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार यह बात कही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें काफी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है, लेकिन अब तक इस बदलाव को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। सिर्फ एक ही बदलाव किया गया है, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कर दी गई, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो है, वे अपने वीटो पावर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी भी रिफॉर्म की बात करें तो वो सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि 5 और परमानेंट मेंबर लाना चाहते हैं, लेकिन उन 5 के पास वीटो पावर नहीं होगी। जब वीटो पावर ही नहीं होगी
तो फिर इस परमानेंट बनने का क्या मतलब रह जाता है। लेकिन इन सब के बीच यूएनएससी में अभी भारत 1 तारीख से 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है और अब भारत की वकालत करते हुए फ्रांस यह चाह रहा है कि भारत परमानेंट मेंबर बन जाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का स्वागत है और भारत को बधाई दी। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों से यह भी अपील करी कि भारत को अब परमानेंट मेंबर बनना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। वैसे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या भारत बन पाता है या नहीं। लेकिन भारत ने दूसरी तरफ दुनिया को अपने तकनीक और हथियारों से चौंका दिया है, खासकर रूस को और चीन को भी चौंका दिया है। ऐसे समय में जब भारत और चीन का कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है और दोनों ही देश जासूसी तंत्र में लगे हुए हैं, दोनों की ही सैटेलाइट एक दूसरे की सेना की पोजीशन और एक दूसरे के हथियारों की पोजीशन को दिखला रही है, जिसके मुताबिक दोनों देश अपने अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच डीआरडीओ ने 2 बड़े तोहफे दिए हैं, जिसको देखकर रूस भी हैरान हो गया है। दरअसल इस वक्त ड्रोन को लेकर खतरा बना हुआ है, क्योंकि लड़ाई में ड्रोनों का इस्तेमाल ज्यादातर होने की संभावना बताई जा रही है, जिसको देखते हुए डीआरडीओ ने लेजर डेजलर्स बनाए हैं और इनका काम ये रहेगा कि ये ड्रोनों को खासकर निशाना बनाएंगे। वैसे आपको बता दें, इनका प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इन्हें गाड़ियों के ऊपर माउंट किया गया था, पर अब डीआरडीओ इसे खास तौर पर नेवी के लिए बना रहा है और नेवी इसका इस्तेमाल अपने जहाजों में लगाकर करेगी। तो वहीं थल सेना के लिए भी इसे कंधों पर रखकर चलाने लायक हथियारों के रूप में बनाया जा रहा है। ये लेजर विपन एक अलग ही तरीके से वार करेंगे, जो न सिर्फ ड्रोन के कंट्रोल को खराब करेंगे बल्कि उन्हें धराशायी भी करेंगे। हर बार डीआरडीओ एक नई खोज लेकर सामने आ रहा है, जो कि दुनिया को चौंका रहा है। अगले वीडियो में बात करेंगे डीआरडीओ की नई खोज, जो कि बड़ा ही भयंकर और खतरनाक है और जिसका इस्तेमाल आने वाली लड़ाई में भारत जरूर करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत चीन तनाव के बाद क्या भारत हथियारों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।